राजनीति में कुछ शख्सियत ऐसे होती हैं कि जब उनका समय रहे या ना रहे वो खबरों में लगातार बनी रहती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जो पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और अब कांग्रेस का हिस्सा हैं। उनके प्रतिष्ठानों में बुधवार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापे मारे। जब कल हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक विद्वेष के तहत मारे गए छापे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिवेदी और आप जुड़े हुए हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ खुद इस वक्त हरक सिंह रावत सीधे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। रावत साहब, कल जब छापे पड़े आपने बताया कि वो पुराना मामला है, जनरेटर से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन क्या खाली जनरेटर से जुड़ा हुआ मामला होगा या कुछ और वजह है इसके पीछे? देखिए, क्योंकि इस समय तो मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे नाम की चर्चा हरिद्वार में पार्लियामेंट चुनाव को लड़ने को लेकर चर्चा हुई, मुझे राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। क्योंकि अगर ये जनरेटर की बात थी तो जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, जब मैं मंत्री पद से हटा तब वो जनरेटर ले जाते। भाई वहां का स्टोर कीपर था, माना जिसने भी जनरेटर भिजवाए, जो स्टोर कीपर था, रेंजर था, डीएफओ था, क्यों नहीं ले गया आप जनरेटर? मेरे पीएस ने लिख के भी भेजा था आपको, और नहीं भी भेजा होता मेरे जैसे हमारे मंत्रियों के आवास पर, कैंप कार्यालय में कोई सरकारी संपत्ति होती है, गाड़ियां होती हैं, आरओ लगा होता है, कोई चीज लगी होती है, पब्लिक के लिए लगाया गया होता है जी। और जब मैं कोविड हॉस्पिटल को लेकर श्रम विभाग के बहुत सारे अधिकारियों ने फैक्ट्रियों वालों से ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए। वो ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने पौड़ी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, सब जगह बांटे, वेंटिलेटर बांटे। तो उसी तहत तो उस समय क्योंकि कोविड हॉस्पिटल शुरू होना था, तो हमारा हॉस्पिटल, तो उस समय मुझे जानकारी नहीं थी। मैं आपको बताऊं ईमानदारी के साथ, मुझे जानकारी होती तो मैं, क्योंकि मैंने सबसे कहा कि भाई सहयोग करो, और हॉस्पिटल तो क्योंकि एटीजी के तहत चैरिटरी है, कोई वो प्रॉफिट लॉस का है नहीं, और कोविड में कोई किसी को प्रॉफिट लॉस का भी सवाल नहीं था। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था कि ये सरकारी पैसे खरीदे गए जनरेटर है। मुझे लगा कि इन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं, जैसे मंगला जी ने एम्बुलेंस दिया, एक किसी ने और ने भी एक एम्बुलेंस दी, किसी ने वेंटिलेटर दिए, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। जैसे मैंने खुद ही कालागढ़ डिवीजन को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए अपने कॉलेज से खरीदे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने 25 दिए, 50 हरावाला को दिए, मैंने पौड़ी पुलिस को दिए। आपका कहना है विजिलेंस ने जो ये जनरेटर को लेके जो भी कुछ एक्शन किया है वो आपके नोटिस में नहीं था, ये तो बात साफ हुई। मंत्री जी, आप पे एक आरोप लगा है, जब आप फॉरेस्ट मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, कॉर्बेट के अंदर कुछ अवैध निर्माण को लेके इस तरीके का आरोप लगे और वो केस भी अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है। मेरे पास एक चिट्ठी का एक अंश है, जो ये 21 अगस्त की चिट्ठी है। 21 अगस्त को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ये उत्तराखंड सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अब तक इस मामले में क्यों कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम 1 सितंबर, यानी कि जब इसकी अगली तिथि है सुनवाई की, इसको क्यों ना सीबीआई को दे दें। तो आपको लगता है कि ये एक्शन होना, इसकी टाइमिंग और ये इस प्रकार का जो वहां मामला चल रहा है कोर्ट में, इनका कोई रिलेशन है? देखिए, मैं बिल्कुल संज्ञान में नहीं है। पाखरो टाइगर सफारी वन मंत्री के रूप में जो पत्रावलियां मेरे पास आई, देखिए उनको मैंने नियमों के तहत हमने किया, भारत सरकार से परमिशन ली, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के से परमिशन ली। बिना वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप क्या सोचते हैं? बिना वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भारत सरकार के परमिशन नहीं होती तो आप क्या एक पेड़, क्या एक ईंट नहीं लगा सकते कॉर्बेट के अंदर? वो तो पूरी विधिवत परमिशन थी। जहां तक काम की कमी में, काम में वो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो मंत्री के लेवल पे नहीं है। अब माना कोई टेंडर हुआ, अब वहां सीमेंट ठीक से नहीं लग रहा, तो ठीक है, मैं भी निरीक्षण करता था, लेकिन मैं कोई टेक्निकल तो हूं नहीं। अब माना पेड़, उन्होंने कहा भाई हमको 16 हेक्टेयर भूमि जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए। वो फाइल आई, जमा हुआ, हमने कैंपा में पैसा जमा किया, 2 करोड़ कुछ रुपए। तो अब टेंडर लगाने की जिम्मेदारी, निर्माण करने की जिम्मेदारी ये अधिकारियों की थी। स्वीकृति से संबंधित जो मंत्री के पास आती है या वन मंत्री के रूप में जो भी स्वीकृति होती है वो
विधिवत मुख्यमंत्री तक जानी है, भारत सरकार को जानी है, भारत सरकार से रिपोर्ट आनी है। तो वो हमने प्रॉपर, जो सरकार के स्तर पर जो काम होता है वो प्रॉपर हमने किया। अगर कोई कमी है तो वो निर्माण के में काम में अगर कोई कमी है या उसके टेंडर प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई है तो वो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिनको वो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब तक आप भाजपा से थे तब तक तो ऐसा कोई एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि अब आप कांग्रेस में आए हैं। तो क्या आपको लगता है? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए, मैं तो रिवर्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं गलत था, मैंने गलत किया, जनरेटर गलत ले तो भाई तुम 3 साल से क्यों चुप थे? मैं अगर एक व्यक्ति को, त्रिवेंद्र रावत सरकार का मंत्री भ्रष्ट है, माना उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर वो भ्रष्ट मंत्री है तो जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की है ना। लांछन किस पे लगेगा? मुख्यमंत्री पे लगेगा, भाजपा पे लगेगा ना कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है। आज अगर 8 दिसंबर तक मैं मंत्री था, 16 जनवरी तक मैं मंत्री था, जब तक आचार संहिता लगी मैं मंत्री था। अगर मैं गलत था तो आपने मेरे खिलाफ मुझे मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? अब तुम गड़े मुर्दे खोद के जनरेटर का बहाना बना के, अरे भाई जनरेटर बना, हमारे यहां जनरेटर लग गया, एक लेटर भेज देते कि जनरेटर दे, तो जनरेटर हम मना करते जनरेटर देने के लिए, तब पुलिस की जरूरत पड़ती कि साहब रोका जा रहा है, भीड़ रोक रही है। लेकिन रावत साहब, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि आपका विवादों से इतना नाता क्यों रहा है? आप पूरा आपके पॉलिटिकल करियर में विवाद बहुत ढेर सारे जुड़े रहे हैं। आप एक विवाद देखो तो अब अगर मैं गलत होता, मैं अगर गलत होता तो मैं यहां होता? आप मुझे बता दो ना कि मैं गलत होता। मैंने गलती ही नहीं कभी जिंदगी में करी। मैं एग्रेसिव राजनीति करता हूं, सही को सही बोलता हूं। तो जब सही को सही बोलेगा आदमी तो विवाद तो होगा ही होगा ना। कुछ न्यूज चैनल वालों को, कुछ मीडिया को भी सुर्खियां बनानी है और कुछ मेरी किस्मत भी है सुर्खियां बनने की। जी, अब 2016 में आप कांग्रेस का सरकार का हिस्सा थे, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, आपने बगावत करी, उसके बाद अब बीजेपी में गए, फिर एक पूरा लंबा चैप्टर है, स्टिंग ऑपरेशन में बहुत कुछ चीजें हुई। एक सीबीआई ने एक फाइल खोली है, उस समय जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी आरोपी हैं, साथ में आप भी आरोपी हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये जो विजिलेंस का एक्शन हुआ है अब उसकी भी पड़ते खुल सकती हैं? देखिए, क्योंकि अभी माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला, और क्योंकि मेरे निवेदन पर सीबीआई की जांच हुई थी, बाद में उसमें कि राष्ट्रपति शासन था, बाद में जब माननीय हरीश रावत जी उप मुख्यमंत्री सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल होगी सुप्रीम कोर्ट से सरकार, तो हरीश रावत के कैबिनेट ने एक पास किया कि भाई सीबीआई की जरूरत नहीं है जांच की। तो वो मामला, मैं उसके खिलाफ मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव के खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था कि भाई इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभी मैंने अपने वकील के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में, अब जिस दिन भी तारीख होगी उस दिन मैंने ये सबमिट किया है, क्योंकि अब क्योंकि बहुत इस पर सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, और मैं अपना जो प्रत्यावेदन था, जो मेरा अपनी शिकायत थी, मैं वापस लेता हूँ। तो मैंने अभी माननीय हाईकोर्ट में, मेरा वकील उसको मूव करेगा और हाईकोर्ट से निवेदन करेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है जो हरीश रावत जी के कैबिनेट ने जो डिसीजन किया था कि इस पर सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये निवेदन हम माननीय हाईकोर्ट से करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में अभी जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं बीते कुछ सालों में, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो, हरीश रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, आपके रिश्ते ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ तल्ख दिखे हैं, इसकी वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिवेंद्र रावत को छोड़ दिया जाए तो मेरे किसी से भी रिश्ते खराब नहीं रहे। मेरे हरीश रावत से बहुत अच्छे रिश्ते रहे, और नहीं तो उनकी सरकार के खिलाफ बगावत की थी लास्ट में, लेकिन अब पूरे सीबीआई में केस तो खुला हुआ है। तो ठीक है ना, 16 में किया ना, तो हरीश रावत 14 में बन गए थे, तो 2 साल मैंने पूरा ढंग से काम किया। विजय भवन से मेरे अच्छे रिश्ते रहे, त्रिवेंद्र रावत से मेरे नहीं, इससे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे तिवाड़ी जी से। लेकिन
मेरे कल्याण सिंह से यूपी में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मायावती से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। मायावती से अच्छे रिश्ते नहीं होते तो बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग जिला ही नहीं बनता। मेरे तो चीफ मिनिस्टर से, यूपी के चीफ मिनिस्टर से उस तरह के रिश्ते रहे हैं कि मैं जो करता था वो हो जाता था। अच्छा, हरक सिंह रावत की जब राजनीति की बात आती है तो पुराने रिकॉर्ड्स खोल के आप देखेंगे तो आप बहुत सी पार्टियों में रहे हैं। आप बसपा में रहे, आप भाजपा में रहे, आप कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, फिर इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हैं। तो क्या कई लोग ये पूछते भी हैं उत्तराखंड की राजनीति में, क्या इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हरक सिंह रावत फिर 1-2 साल बाद बीजेपी के साथ दिखे? मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं ईमानदारी के साथ भाजपा में काम शुरू किया। पौड़ी जिला अध्यक्ष रहा, स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना जी की अध्यक्षता में जो एक उत्तरांचल संघर्ष समिति बनी, पहली बार जब भाजपा ने उत्तराखंड राज्य को स्वीकार किया तो मैं उससे जो है उसका महामंत्री रहा। जब बीजेपी कोई नहीं पूछता था, पौड़ी का मैं जिला अध्यक्ष रहा, मेन युवा मोर्चा का नहीं, मेन पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। तो मैंने पार्टी को खड़ा किया, कांग्रेस को, बीजेपी को खड़ा किया उत्तराखंड में। 89 में मुझे चंद्रमोहन सिंह नेगी जी जनता दल से टिकट दे रहे थे पौड़ी से, मैंने मना कर दिया, भाई मैं बीजेपी से लड़ूंगा। उन्होंने कहा भी मुझसे, वो पान पर आग खाते थे, थोड़ा तोतली बोलते थे कि अमा यार क्या रखा भाजपा में, कौन है भाजपा में, गांवा से ही थैला लड़का के घूमता है, एक वो देवेंद्र शास्त्री बूढ़ा है, उसके पास का कुछ नहीं है, एक वो प्रताप सिंह पुष्वाण है, फट्टी मारता रहता है, एक वो कोश्यारी खिचड़ी खा के, ऐसे थोड़ी राजनीति चलेगी। और सच में अगर मैं उस समय जनता दल का टिकट ले लेता तो मंत्री प्रसाद नैथानी एमएलए बना, पौड़ी से भी नरेंद्र सिंह भंडारी एमएलए बने और मैं 100% एमएलए हो जाता। पर मैं भाजपा से लड़ा, मेरी जमानत जब्त हो गई। तो मैंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। हाँ, अब कई बार वसूलों को लोग केवल पार्टी से जोड़ लेते हैं। 2 तरह के वसूल होते हैं, एक तो पार्टी के वसूल और एक व्यक्तिगत वसूल। मैंने व्यक्तिगत वसूलों को ज्यादा महत्व दिया है, व्यक्तिगत नैतिकता को, व्यक्तिगत ईमानदारी को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप बीजेपी में अगर जैसे लोग बात कहते हैं भविष्य में क्या आप ऑप्शन देख सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने आपको ध्यान होगा, मैं विधानसभा में खड़े होकर मैंने कहा कि मैं मां के पेट से कांग्रेस का पैदा नहीं हुआ, ना बीजेपी ना यूकेडी। देखिए, जब अब एक न्यूज चैनल पर कोई डिबेट थी, उसमें वो बहुत सीनियर पत्रकार आई हुई थी, तो मैंने उस दिन भी कहा, मैंने भैया हम ही से क्यों कह रहे हो, तुम लोग भी तो रोज पूछना पड़ता है कि भाई अब तुम किस चैनल में हो। मैं अब अनुपम भाई से भी पूछता हूँ कि तुम किस ईटीवी में हो कि हिंदुस्तान टाइम्स में हो। मैंने पूछना पड़ता है कि भाई किस न्यूज चैनल से हो आप लोग। कई बार क्या है कि नहीं बैठती पटरी, घर के लोगों से नहीं पटरी बैठती है। अब जो आदमी काम करने वाला होगा ना, जब माना मैं एक पद पे आया, कांग्रेस में पटरी बैठ गई आप? देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस का समय खराब है, कल कांग्रेस का 6 दिन आ जाए और कांग्रेस के, देखो मैं खराब दिनों में नहीं छोड़ता किसी को। मैं अनुपम भाई का खराब समय होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा कभी। एक बार अनुपम भाई को कह दिया, उसके कारण मुझे कितना ही नुकसान हो जाए, मैं चिंता नहीं करता इस चीज को, मित्रता को निभाता हूं। जब आदमी कमजोर होता है, मैं किसी के सुख में खड़ा हूं ना हूं, दुख में जरूर खड़ा हो जाता हूं। अच्छा, आपको कांग्रेस ने भी एक जिम्मेदारी दी है, राजस्थान में असेंबली के इलेक्शन से इसी साल होने हैं। आपको लगता है कि जो अभी तत्कालीन विवाद हुआ है उत्तराखंड में, विजिलेंस की छापेमारी हुई है, इसको बीजेपी कहीं इशू बना सकती है राजस्थान में? देखिए, बना है ना सही, तो मैं खोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा भाई अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं क्यों चुप रहूंगा। भाई मैं वहां मंच पे कहूंगा, क्यों भाजपा सरकार का मंत्री था, मैं कांग्रेस में आने के बाद जनरेटर आए मेरे यहां क्या? कांग्रेस में आने के बाद हुआ क्या? भाजपा सरकार के मंत्री अगर भ्रष्ट है, तुमने 8 जनवरी तक शपथ आचार संहिता लगने तक उस व्यक्ति को मंत्री क्यों रखा? अगर वो भ्रष्ट मंत्री था तो तुम्हारी सरकार भ्रष्ट थी, तो मैं बोलूंगा ना ये चीज। तर्क उनके पास है, हमारे पास नहीं है क्या? एक सवाल उत्तराखंड की राजनीति से दोबारा लौटते हैं, जुड़ा है।
हरीश रावत के खिलाफ जब वो मुखिया थे, उनकी सरकार जब वो चला रहे थे, तो उस समय बगावत हुई, आप बीजेपी में गए, अलग हुए। अब लोकसभा चुनाव का समय है, अब हरिद्वार से टिकट क्लेम कर रहे हैं, अब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, हरीश रावत भी मांग रहे हैं, तो कुछ अटपटा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में ना कोई मित्र होता है ना दुश्मन होता है। परिस्थितियां थी, आप परिस्थितियां आई तो हरीश रावत जी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ी हमने। 2022 में फिर परिस्थितियां बनी, जब मैं अगर आज मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो उसमें हरीश रावत जी की भी सहमति थी, उसमें राहुल जी की भी, प्रियंका की भी, खड़गे जी तो उस समय राष्ट्र अध्यक्ष नहीं थे, देवेंद्र यादव जी की भी, वेणुगोपाल जी की भी। बिना राष्ट्र नेतृत्व तो भाई हरक सिंह रावत कोई सामान्य कार्यकर्ता तो है नहीं, सबकी सहमति से ही मैं कांग्रेस में आया हूं ना। तो अब ये तो तय पार्टी करेगी कि हरिद्वार से हरक सिंह को देना है, हरीश रावत जी देना है, या बी को देना है, सी को देना है, किसको देना है। आपकी जो राजनीति है ज्यादातर वो पौड़ी गढ़वाल या गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों में रही है, आपने चुनाव भी अलग अलग कंस्टिट्यूंसी से लड़ा है। हरिद्वार एक दूसरे मिजाज की सीट है, आप वहां की राजनीति से कैसे जेल करेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि मैं फिट हूं वहां की राजनीति के लिए? आपको नहीं लग रहा है कि हरक सिंह रावत सही मायने में अगर देखा जाए तो हरिद्वार की ही राजनीति के लिए फिट है? मेरा जो नेचर है, मेरा, अब आप ही शब्दों में कहूं, मैं तो विवाद नहीं कहता, चर्चा कहता हूं मैं, सकारात्मक चर्चा। अब मैं अगर ये छापा नहीं पढ़ते तो अनुपम भाई से कहां मुलाकात होती? अब एक चीज सुनो ना, अब तुम आप और अब रक्षाबंधन के दिन, नहीं तो आप भी कहीं राखी बांधते रहते अपनी बहनों से, मैं भी बांधता रहता। अब इतनी देर से आप और हम बैठे हैं, रक्षाबंधन के दिन दो भाई बहन के बजाय दो भाई बैठे हुए हैं, तो ये इसको तो सकारात्मक कहता हूं ना कि रक्षाबंधन के दिन दो भाई मिलकर बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर।